जैसा कि हम यूनिट 5th कंटिन्यू कर रहे थे अपना पीएच बफर्स एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो इसमें हमने पीएच देख लिया था, बफर्स देख लिए थे और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है ये देख लिया था। अब हम आगे बात करेंगे सोरेनसन्स पीएच स्केल के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं कि बेस्ड ऑन द वैल्यूज एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस स्केल इज डिवाइज्ड एंड नेम्ड आफ्टर सोरेनसन हु हैव डेवलप्ड इट। तो किसके आधार पे? बेस्ड ऑन वैल्यूज, वैल्यू के आधार पे डिफरेंट कंसंट्रेशन के आयंस को देखा गया और जो एक स्केल था जो कि बनाया गया, जिसका नाम दिया गया सोरेनसन, जिसने कि इसको डेवलप किया था, खुद को बनाया था। सोरेनसन स्केल असाइन अ पीएच ऑफ 1 to 10। तो जो सोरेनसन पीएच स्केल है, सोरेनसन स्केल और पीएच स्केल भी आप कह सकते हैं इसको। तो जो ये स्केल है इस पे असाइन किया गया है, प्रदर्शित किया गया है 1 से 14 तक की वैल्यूज़ हैं, with 1 being the most acidic, 14 being the most basic and 7 neutral, neither acidic or nor basic। तो जो एक है, 1 से 7 की जो कंसंट्रेशन होती है 1 to 7 की, वो आपकी एसिडिक होती है। तो जो 1 होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 14 आपकी स्ट्रॉन्ग बेस होती है और 7 जो उसका मिड पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है। मीन्स दैट कि वो एसिड नेचर का रहता है ना, बेसिक नेचर का रहता है। The pH scale work in powers of 10, so each jump in number is a multiple of 10 in concentration। जो आपका pH स्केल है वर्क करता है पावर ऑफ 10, 1 to the power 10। जैसे ही आप एक नंबर इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो, वैसे ही 1 to the power 10 मीन्स दैट कि एक हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। मीन्स दैट कि 10 टाइम्स आप कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अ pH ऑफ 1 इज 10 टाइम्स मोर एसिडिक दैन द pH ऑफ 2। मतलब जो कि जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं कि जो आपके pH 1 की एसिडिटी होगी और pH 2 की एसिडिटी होगी, तो जो pH 1 का एसिडिटी होगा वो 10 गुना ज़्यादा रिएक्टिव होगा pH 2 के मुकाबले। मीन्स दैट कि किसी सॉल्यूशन का pH 1 है, किसी सॉल्यूशन का pH 2 है, तो जो pH 1 होगा तो pH 1 10 टाइम्स अब पोटेंट होगा pH 2 के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं pH डिटर्मिनेशन की। देयर आर 2 मेथड्स फॉर मेजरिंग pH। दो ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप pH को मेज़र करते हो। फर्स्ट है आपका कलरीमेट्रिक मेथड्स यूजिंग इंडिकेटर सॉल्यूशन और पेपर्स। सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूजिंग इलेक्ट्रोड्स एंड pH मीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कलरीमेट्रिक मेथड को। pH colorimetric method is based on the property of acid base indicator dyes which produce color depending on the pH of the sample। तो जो pH आपका कलरीमेट्रिक मेथड होता है वो किस पे बेस्ड होता है? एसिड बेस इंडिकेटर पे बेस्ड होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है कलर pH के सैंपल के हिसाब से। The color changed can be measured as an absorbance change spectrophotometrically। तो जो आपका कलर चेंज होता है उसको मेज़र किया जाता है कि जब वह सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेता है उसमें, तो उसके बाद उसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली माध्यम से आप उसको क्या करते हो? मेज़र करते हो। प्रोसीजर क्या है? इंटेंडेड टू यूज reagent for photometric determination of pH colorimetric in homogeneous liquid samples। मेथड क्या है? colorimetric test with pH indicator dyes in an aqueous solution। method is performed at 37 degrees Celsius using 575 nm filter and 700 nm as side wavelength। तो इसमें क्या होता है कि आप जब कलरीमेट्रिक टेस्ट करते हो तो जो आप pH इंडिकेटर डाइज लेते हो और एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, तो जो आपका यह मेथड होता है उसे आप 37 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म करते हो, जिसकी जो फिल्टर की आप कह सकते हैं यूजिंग 575 नैनोमीटर का फिल्टर आपका
होता है जो भी आप यूज़ करते हो, जिसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 700 nm। अब हम आगे देखेंगे इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। सो द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसीजर, व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसीजर? pH colorimetric method is based on the property of acid base indicator dyes which produce color depending on the pH of the sample। तो इसका जो सिद्धांत है, इसका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है pH colorimetric मेथड का, कि ये बेस्ड होता है, किस पे आधारित होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर डाइज पे, कि प्रॉपर्टी क्या है उस पर्टिकुलर एसिड बेस इंडिकेटर की, जो डाइज है, जो आप भी फिल्टर या जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जो कि प्रोड्यूस करती हैं कलर डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सैंपल। सैंपल की जो पीएच होता है उसके बेस पे आपके कलर को प्रोड्यूस करती हैं। द कलर चेंज कैन बी मेजर्ड एज एन एब्जॉर्बेंस चेंज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। सो द जो कलर चेंज होता है उसको मेज़र किया जाता है जब वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली माध्यम से आप उसको यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली का मतलब ये है कि जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब करके देन उसके इंटेंसिटी के हिसाब से वो अपना जो भी वैल्यू हो वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली का मतलब ये है कि जो आपके फिल्टर मीडियम होते हैं, जब आप उनको एब्जॉर्ब कराते हैं, जब उनको डिप करते हो आप सॉल्यूशन में, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं, देन उनके बाद वो अपना कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे उसको ये वर्ड यूज किया है कि फोटोमेट्रिकली। जब आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़े होगे तो उसमें देखोगे एब्जॉर्बेंस के थ्रू जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसके हिसाब से भी वो कलर आपको प्रोवाइड करता है। उसी तरह यहाँ से भी है कि पर्टिकुलर सैंपल में जब आप फिल्टर मीडिया को डिप करते हो, देन उसके बाद उसके कलर में चेंजमेंट आता है, इसलिए आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली, क्योंकि आप देख सकते हो उसको, तो स्पेक्ट्रा मीन्स दैट कि चेंजमेंट या ऑब्जॉर्वेंस के द्वारा जो चेंज होता है, और फोटोमेट्रिक उसको यहाँ पे फोटोमेट्रिकली यहाँ पे डिनोट कर रहा है। सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। अब इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड की बात करेंगे तो द डिटर्मिनेशन में बी मेड विथ एनी पीएच मीटर प्रोवाइड विथ अ ग्लास इलेक्ट्रोड यूजिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एक्सप्रेस द रिजल्ट टू द नियरेस्ट 0.1 units. Electronic pH measurement system consists of measuring electrode, reference electrode and potential measuring system. जो डिटर्मिनेशन होता है वो आपका द डिटर्मिनेशन में भी मेड विथ पीएच मीटर। ये इसमें बहुत कोई आपको काम की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली आप एक पास एक पीएच मीटर होता है जिसमें एक ग्लास इलेक्ट्रोड होता है, और आपका यूजिंग जो इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको बताए जाते हैं पर उस मैन्युफैक्चरर के द्वारा, उसके आप प्रोसीजर को फॉलो करते हो, देन उसके बाद आपको वो पर्टिकुलर वैल्यू दिख जाती है। आपने अपने प्रैक्टिकल्स में भी देखे होंगे, या आपके यहाँ पीएच मीटर होगा, देखा होगा कि एक बॉक्स होता है, दो ग्लास इलेक्ट्रोड होते हैं, जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उनको आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिप करते हो और कुछ सेकंड के बाद वो आपको रीडिंग एक्सप्रेस कर देते हैं। तो इसमें बहुत कोई कह सकते हो आपकी बहुत ही इजी प्रोसेस होता है किसी भी पीएच को डिटरमाइन करने का। तो इसमें क्या होता है? एक्सप्रेस द रिजल्ट टू द नियरेस्ट 0.1 यूनिट्स, और आपको जो आपका रिजल्ट होता है वो कम से कम 0.1 यूनिट पे आपको दिखाएगा। मीन्स दैट कि ऐसा नहीं है कि 0.00 चला जाएगा। मीन्स दैट कि जो सबसे कम वैल्यू होगी 0.1 होगी। 0.1 एसिड अगर 0.1 दिखा देता है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा मोर एसिडिक है। दैन इलेक्ट्रॉनिक पीएच मेजरमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पीएच मेजरमेंट सिस्टम होता है वो उसमें कौन कौन से आप कह सकते हो कि पार्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शंस में उस कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो पहला आपका होता है मेजरिंग इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और तीसरा आपका पोटेंशियल मेजरिंग सिस्टम। अब बात करते हैं मेजरिंग इलेक्ट्रोड के बारे में। अ ग्लास इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ अ थिन ग्लास मेम्ब्रेन ऑफ अ स्पेशल कंपोजिशन दैट कुड हेल्प potential proportional to the difference in ions concentration in liquid and either side of the membrane। तो एक ग्लास इलेक्ट्रोड होता है जो कि किसका बना होता है? ग्लास मेम्ब्रेन का। ये एक स्पेशल कंपोजिशन से बना होता है जो कि डेवलप पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड, जो कि जो एचाइन कंसंट्रेशन है उस पर्टिकुलर लिक्विड में उसको डिफ्रेंशिएट करता है, उसके पोटेंशियल को डिटरमाइन करता है ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन।
और मतलब मेम्ब्रेन के दोनों, अपने बाहर भी और अपने अंदर भी। तो दोनों जो आपके जो मेजरिंग इलेक्ट्रोड होता है वो बना होता है किसका, ग्लास इलेक्ट्रोड का, जो कि एक थिन ग्लास मेम्ब्रेन होती है जो एक स्पेशल कंपोजिशन की बनी होती है, जो कि आपके सॉल्यूशन के इनर साइड आइदर आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि दोनों साइड जो भी आप कह सकते हो सॉल्यूशन दोनों साइड के इन आप जैसे जो ग्लास इलेक्ट्रोड बनती है उसके अंदर आपको सॉल्यूशन फिल करना पड़ता है, जो आप रेफरेंस सॉल्यूशन जो भी लेते हो चाहे जो भी लेते हो, देन एक मेम्ब्रेन के बाहर होती है, और उस ग्लास इलेक्ट्रोड में भी जो सॉल्यूशन होता है तो वो दोनों के पीएच को मेज़र करता है। Then the glass envelope has pH sensitive glass membrane at the bottom that contain pH buffer solution. The glass envelope has pH sensitive glass membrane at the bottom. तो जो ग्लास का जो एनवलप होता है उसमें pH सेंसिटिव ग्लास मेम्ब्रेन होती है, उसके बॉटम पे दैट कंटेन्स कांस्टेंट pH बफर सॉल्यूशन, जिसमें कि आपको एक कांस्टेंट pH बफर सॉल्यूशन देखने को मिलता है, जो कि आपके एचायन को डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ही यूज़फुल होता है। दिस electrode is dipped in the measuring solution so that potential is developed at the platinum electrode which is proportional to the pH of the measuring solution. तो जो इलेक्ट्रोड आप डिप करते हो उस सॉल्यूशन में, तो जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो किस पे होता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे होता है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द पीएच ऑफ द मेजरिंग सॉल्यूशन, जो कि प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो आपका सॉल्यूशन मेज़र करना है उसके प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स दैट कि अगर आपके सॉल्यूशन की एसिडिटी बढ़ेगी तो वहाँ पे जो आपका पोटेंशियल जो आप मेज़र करेगा वो भी इंक्रीज़ करेगा, और अगर आपकी जो क्या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी उसको भी वह मेजरिंग जो पर्टिकुलर चीज़ है वो वहाँ पे मेंशन करके दिखाएगा कि हाँ इतनी कंसंट्रेशन है आपके सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की। तो यहाँ पे तो हमने मेजरिंग इलेक्ट्रोड को देख लिया और आपके पोटेंशियल इलेक्ट्रोड को देख लिया। इसकी में हम आगे बात करेंगे आपके रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। इसमें एक पॉइंट है, दिस पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय कंप्लीटिंग द सर्किट विद द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो जब आप ये मेजरिंग इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल इलेक्ट्रोड जो होते हैं जब ये अपना वर्क कर लेते हैं, देन आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बारी आती है। देन यहाँ पे कैलोमल इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड विच हैज़ ग्लास एनवलप्ड दैट कंटेन्स ग्लास ट्यूब विच कंटेन calomel, mercury and mercurous chloride solution along with the platinum wire dipped in it. This tube is surrounded by KCl solution that slowly diffuses or leak into process liquid through liquid junction provided by asbestos fiber. तो जो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैलोमल जो इलेक्ट्रोड होता है किसका कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये आपके रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ किया जाता है। विच हैज ग्लास एनवलप, जिसका एनवलप मीन्स दैट कि आप कह सकते हो कि जो उसका आउटर मेम्ब्रेन होता है वो आपका ग्लास का बना होता है। तो विच हैज ग्लास एनवलप दैट कंटेन ग्लास ट्यूब, जिसमें ग्लास ट्यूब होती हैं, विच कंटेन कैलोमल, या तो उसमें मर्क्यूरी और मर्क्यूरस क्लोराइड के आपको वो कह सकते हो जो आपको अंदर जो लिक्विफाई मटेरियल जो दिखता है वो या तो मरकरी होती है या मर्क्यूरस क्लोराइड होता है सॉल्यूशन अलोंग विथ प्लेटिनम वायर्ड इन इट। उसमें क्या होता है कि जो प्लेटिनम की वायर होती है रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ वो उसके ऊपर लिपटी होती है, अलोंग होती है, उसके साथ वो राउंड 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 सर्कल में रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ होती है, जो कि उसके साथ ही उसको डिप की जाती है सॉल्यूशन में। दिस ट्यूब इज सराउंडेड बाई KCl सॉल्यूशन। ये जो ट्यूब होता है जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो किसके द्वारा घिरा होता है, आपके पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन के द्वारा, दैट स्लोली डिफ्यूज और लीक इनटू प्रोसेस लिक्विड, जो कि जब आप इसको यूज़ करते हो तो ये सॉल्यूशन क्या होता है, डिफ्यूज़ होता है, उसमें टूटता है, ब्रेक डाउन होता है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, प्रोसेस लिक्विड थ्रू लिक्विड जंक्शन प्रोवाइडेड बाई एस्बेस्टोस फाइबर। तो जब आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड को आप सॉल्यूशन में डालते हो तो ये जो सराउंडेड KCl के द्वारा उस ट्यूब में जो घिरा होता है पोटेशियम क्लोराइड, वह धीरे धीरे क्या होता है, वो वाइट कलर का एक आपको फेस दिखेगा, सरफेस दिखेगा, जो कि सॉल्यूशन दैट स्लोली डिफ्यूजेज और लीक। यहाँ पे जब आप उसमें डालते हो तो वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है, उस मतलब ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर जो मटेरियल होंगे वो पूरे डिज़ोल्व हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वो डिफ्यूज़ होता है, लीक होता है प्रोसेस लिक्विड में,
और उसके बाद थ्रू लिक्विड जंक्शन प्रोवाइडेड बाई एस्बेस्टॉस फाइबर, उसमें एक एस्बेस्टॉस फाइबर आपका, तो यहाँ पे जो एस्बेस्टॉस फाइबर है आपका, ये क्या करता है आपको, आप कह सकते हो कि एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा ब्रेक डाउन होता है पोटेशियम क्लोराइड का। एस्बेस्टॉस फाइबर जैसे फिलामेंट होती है ना, बल्ब में एक पर्टिकुलर फिलामेंट होती है जो टंगस्टन की बनी होती है, उसी तरह इसमें भी क्या होता है, एस्बेस्टॉस फाइबर होता है जो कि आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर KCl को, कि वो जो लीक हो सॉल्यूशन में, देन उसके बाद जाके वो यहाँ वहाँ पे अपने जो उसका वर्क है उसको कंप्लीट कर पाए। इसी की वजह से जो फ्रिक्शन प्रोवाइड होता है और KCl रिलीज होता है, इसी की वजह से जो आप आगे पढ़ोगे कि जो सॉल्यूशन होती है, जो आप कह सकते हो पोटेंशियल, एक कांस्टेंट पोटेंशियल चाहिए होता है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के pH को डिटरमाइन करने के लिए, उसके लिए ही एस्बेस्टॉस फाइबर और KCl को यहाँ यूज़ किया जाता है। हाँ, ड्यू टू दिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड डेवलप्स कांस्टेंट पोटेंशियल, इसी के कारण जो कि आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल को डेवलप कर पाता है, जिसकी वजह से आपको एक ऑथेंटिक वैल्यू मिलती है उस पर्टिकुलर pH के लिए। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल मेजरिंग सिस्टम। द मेजरिंग एंड द रेफरेंस इलेक्ट्रोड टुगेदर फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल whose output equals to the sum of the voltage produced by the two electrode। जो आपका ये मेजरिंग सिस्टम क्या है, वो पर्टिकुलर बॉक्स हो जो कि आपको मेज़र करके वो वैल्यू आपको दिखाता है, रीडिंग दिखाता है। सो द मेजरिंग एंड द रेफरेंस इलेक्ट्रोड टुगेदर फॉर्म एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो आपका मेजरिंग, जो आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और आपके जो मेजरिंग इलेक्ट्रोड है, ये जब एक दूसरे में ऐड मतलब जब आप उनको डिप करते हो तो वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, हुज आउटपुट इक्वल्स टू द सम ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस, जिसके द्वारा जब वो दोनों आप डिप किए, वो दोनों अपनी रीडिंग देंगे, तो उनके आउटपुट वो दोनों जितना मानिए किसी ने एक वन इंडिकेट किया, दूसरे ने भी 1 किया, तो उनके इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस, दोनों के द्वारा जो वोल्टेज प्रोड्यूस किया जाएगा उसके बराबर होता है। मीन्स दैट कि मेजरिंग इलेक्ट्रोड ने जो अपना वैल्यू गेन किया और रेफरेंस इलेक्ट्रोड ने जो अपना वैल्यू गेन किया, उन दोनों के योग के बराबर जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वही आपका pH वहाँ पे इंडिकेट करेगा, वही वो आपको वो वहाँ पे रीडिंग दिखाएंगे। दिस नेट वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ नुल बैलेंस मिल वोल्ट पोटेंशियोमीटर इन विच द साइड वायर कैन बी कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द pH ऑफ द मेजरिंग लिक्विड। दिस जो ये आपको नेट वोल्टेज अप्लाई होता है टू अ नुल बैलेंस मिल वोल्ट, नुल बैलेंस मिल वोल्ट का यहाँ पे आप ये पोटेंशियोमीटर को आप कह सकते हो, जैसे कि पहले नुल का मतलब यहाँ पे नील होता है, पहले जीरो होता है। कोई भी जो रीडिंग आप लेते हो तो पहले क्या होता है, उस पर्टिकुलर रीडिंग जीरो होती है। ऐसा तो है नहीं आपने सॉल्यूशन में डिप नहीं किया है दोनों इलेक्ट्रोड को और दोनों इलेक्ट्रोड अपनी रीडिंग देने लिए, तो सबसे पहले वहाँ पे यहाँ नुल का मीन्स दैट कि आप कह सकते हो कि जो बैलेंस पोटेंशियोमीटर की जो रीडिंग होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो जो दिस नेट वोल्टेज अप्लाई टू अ, तो जो वो पर्टिकुलर रेंज निकल के आती है पर्टिकुलर आयंस के द्वारा, जो भी फिक्शन के द्वारा जो भी आप रीडिंग लेके आते हो, तो अप्लाई कहाँ होती है, जहाँ पे जीरो होता है, जो जीरो होता है जो जीरो होता है pH मीटर में, इन विच द साइड वायर कैन बी कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द pH ऑफ द मेजरिंग लिक्विड। तो साइड से जो एक आप जो आप pH मीटर में देखोगे कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड के द्वारा वायर निकले होते हैं और वो pH मीटर में जाके ऐड अप होते हैं। तो जैसे ही आप, तो जो वो वायर उसमें अटैच होती है, वही उसी के मीडियम, वही मीडियम होता है जो कि आपके pH मेजरिंग लिक्विड के आप कह सकते हो क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है या कैलिब्रेट करता है, और आपको एक ऑथेंटिक वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप अपना pH देख सकते हो। ये सारी चीज़ें इतने डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा इन सब के बारे में आपको बता दिया जाए, क्योंकि आपको अभी आगे पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो मैं यहीं पे मेजरिंग इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल मेजरिंग सिस्टम यही करके छोड़ देता, उसके बाद आपको आगे लेके चलता। देन सिंस द इलेक्ट्रोड ऑपरेशन डिपेंड अपॉन द
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ग्लास चेंज इन टेम्परेचर में कॉज एन एरर इन पीएच रीडिंग। जबकि जो इलेक्ट्रोड का ऑपरेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ग्लास के, मीन्स दैट कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आपके मोल्स जो प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन में वो कितने रेजिस्ट होते हैं, कितने उससे जाके उसके पर्टिकुलर सरफेस पे जाके बाइंड अप होते हैं। चेंज इन टेम्परेचर में कॉज एन एरर इन पीएच रीडिंग, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो जिसकी वजह से कि आपके रीडिंग में एरर्स आ सकते हैं, तो ये ध्यान रहना चाहिए कि टेम्परेचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप फ्लक्चुएट करते रहो टेम्परेचर को। To compensate for changes in temperature of the measuring solution of a temperature, compensation resistance is included in the circuit which is immersed in the solution. The resistance of this resistor changes with temperature. अगर आप कह सकते हो कि अगर मानो कोई भी आप डिटर्मिनेशन कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को आप जो भी आप कमी है या जो अधिकता है उसको आप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हो, तो उसके साथ आपको एक टेम्परेचर मेजरिंग सॉल्यूशन में टेम्परेचर कंपनसेशन रेजिस्टेंस को इंक्लूड करना होगा, जो कि आपको सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा, इमर्ज्ड करना पड़ेगा, जो कि जब टेम्परेचर चेंज हो तो वो रजिस्टर भी अपने अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर चीज़ को चेंज कर सके। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बफर की। बफर्स के एप्लीकेशन क्या है, यूजेस क्या है। अब पीएच बफर पीएच इज ए नेसेसिटी ऑफ मोस्ट एंजाइम्स टू फंक्शन एफिशिएंटली एंड करेक्टली। फर्दर मोर बफरिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग। चलिए इस टॉपिक को हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। पहले आप ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाइए, फिर हम आगे बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बफर की, कि बफर्स के यूज़ क्या है हमारे फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशन में, हम क्यों यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल बफर्स को।